कंजुगेशन। ठीक, तो कंजुगेशन पढ़ना है। कंजुगेशन में आपका रेजोनेंस का टॉपिक भी आएगा। एक्चुअल में ये सब जितने में मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये जीओसी के अंडर में ये सब आते हैं। ठीक, तो मैंने हालांकि उसमें हेडिंग नहीं डाली है जीओसी, लेकिन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में ही ये सारे टॉपिक आते हैं। तो अभी आपको आज जो एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कंजुगेशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या है? अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ये 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। एक का आपका साइक्लिक और दूसरा आपका एसाइक्लिक सिस्टम और तीसरा सिस्टम जो होगा आपका वो बच्चा लोग होगा क्या? साइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है? साइक्लिक है। ये कैसा है? एसाइक्लिक है। और ये कैसा है? मिक्स साइक्लिक विथ या एंड एसाइक्लिक। ठीक, कंजुगेशन एक्चुअल में होता क्या है? सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? व्हेन लिखना है, व्हेन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कौन आ जाएंगे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर अरेंज्ड at alternating system are arranged at alternating system in the molecule known as conjugation। डेफिनेशन है बच्चा लोग, लिखो इसको, फिर समझाते हैं आपको। ये कंजुगेशन की डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल ये है। कहता है व्हेन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड, मतलब वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं बच्चा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, अरेंज्ड एट अल्टरनेटिंग सिस्टम। अल्टरनेट मतलब एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह से बढ़ती हुई चेन चली जाए तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
इस तरह का सिस्टम बढ़ता चला जाए तो इस प्रकार की फिनोमिना को, इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, बात समझ में आई? चलो नोट करो, नोट हो गया। अब इसमें देखो बेटा, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड। और फिर ये यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अल्टरनेटिंग सिस्टम है ना? कैसा सिस्टम है? सिस्टम इज अल्टरनेटिंग। ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड। कैसा सिस्टम है? अल्टरनेटिंग सिस्टम है पाई और सिग्मा बॉन्ड का। इसी तरह से इसमें पाई बॉन्ड, फिर देखो सिग्मा बॉन्ड, साफ साफ दिख रहा है। जहां सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड जहां होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा। और जहां पाई बॉन्ड होगा, सॉरी, जहां डबल होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो वहां पर हम इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा तो ये ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके बाद में पाई बॉन्ड, फिर इसके बाद में देखो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये कंजुगेशन है, इसी को हम कह देते हैं कंजुगेशन है भाई। ये भी क्या है? कंजुगेशन है। ठीक है, सेम चीज यहां है, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई और सिग्मा। यहां पर देखो क्या होगा? पाई इधर चलेंगे तो सिग्मा, फिर डबल बॉन्ड आ गया, पाई और फिर ये सिग्मा। दैट इज द कंजुगेशन। ठीक, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, नोट करो, नोट करो। ओके, चलो नोट कर लिया। अब देखो बच्चा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है किसी एक सिस्टम में, तो पॉइंट है इसके, कुछ आप पॉइंट नोट करो फिर बताते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर delocalization of pi bond along to the carbon chain। ठीक है, conjugation responsible for delocalization of pi bond along to the carbon chain। मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, यह एक साइक्लिक सिस्टम है, तो ये जो कॉन्जुगेशन है ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीलोकलाइजेशन। मैंने आपको लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन जब मैंने लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि डीलोकलाइजेशन होता क्या है। पाई बॉन्ड का लगातार डीलोकलाइज होना डीलोकलाइजेशन कहलाता है। और डीलोकलाइजेशन हमेशा वहां होता है जहां क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ? जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। इस रिंग में क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अभी सब बताएंगे, एक एक करके सब बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग केवल इतना समझो कि कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर डीलोकलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल है। अगर पाई बॉन्ड का बेटा डीलोकलाइजेशन होता है तो उसके लिए
जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है आपका कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं होगा, और अगर डीलोकेलाइजेशन पाई बॉन्ड कहीं पर हो रहा है तो आप ये जानिए कि कॉन्जुगेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। यही जिम्मेदार है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लिए। ध्यान से समझना, टॉपिक को नोट करते चलना है, पॉइंट जितने मैं पढ़ा रहा हूँ नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। आप नंबर 2 पॉइंट डालो, और 2 पॉइंट में ये लिखना है कि कॉन्जुगेशन, सॉरी, conjugation रिस्पॉन्सिबल। मैं इसीलिए बड़ी सरल देखो लैंग्वेज में लिखवाता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डेफिनेशन लिखो तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए। ज्यादा हार्ड लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, मैं खुद, ये मेरी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं। कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर originate of resonating structure because more than one structure give the same molecule। सेम मॉलिक्यूल क्या करता है कि एक से अधिक स्ट्रक्चर देता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। तो कॉन्जुगेशन अब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? ये जो कॉन्जुगेशन है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं, रेजोनेंस होता है जो, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉन्जुगेशन देखो दो बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। एक तो पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन करा रहा है, ओके। दूसरी बात क्या कर रहा है? ये दूसरी बात कर रहा है कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब क्या होता है? क्या होता है ओरिजिनेट? बताओ। ओरिजिनेट मतलब हिंदी में बता दूं तो उत्पन्न करना, ठीक, डिस्कवर करना, ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो डिस्कवरी है। ओरिजिनेट करना किसको? रेजोनेंस को। रेजोनेंस को ओरिजिनेट करेगा और उसी के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक से अधिक 2-3 स्ट्रक्चर भी किसी किसी के बन जाए, और भी ज्यादा बनते हैं, अभी सब बताएंगे। बिकॉज मोर देन वन स्ट्रक्चर गिव द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन वो कितने स्ट्रक्चर देगा? मोर देन वन, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देगा। तो इसको नोट करें आप, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलिए मेट दें, ओके। अब कंजुगेशन दो बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, एक डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और दूसरा रेजोनेंस, ठीक है। तो अब कंजुगेशन दो बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया है, यहां लिख देता हूं। किस बात के लिए? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दो बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लिए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। चलिए अब दे लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल। जैसे पहले हम समझें डीलोकेलाइजेशन और रेजोनेंस, दोनों को समझेंगे साथ साथ। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया बेंजीन का,
ठीक। चलो, अब आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक। एक पाई ये, एक पाई ये, एक पाई ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। अब ये पाई, ये पाई और ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है दोनों। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको लुईस ने दिए थे, ठीक है। कौन ने दिए थे? लुईस ने दिए थे दोनों स्ट्रक्चर। अब ये देखा गया, ध्यान से समझना, ये देखा गया कि सिंगल बॉन्ड लेंथ ओरिजिनल, और लिख लो ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और ओरिजिनल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। लेकिन जब हमने बेंजीन की बॉन्ड लेंथ एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा मालूम की, डिस्कवरी रिसर्च हुई, और जब ये मालूम किया गया कि जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है भाई वो कितनी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आई 1.38 एंगस्ट्रॉम। कहाँ की? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कोई भी कार्बन एटम की बीच की बॉन्ड लेंथ ली गई, चाहे यहाँ की, चाहे यहाँ की, चाहे इसकी या इनकी या इसकी और इसकी या इसकी और इसकी, सभी की बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? इतनी आ गई। क्या मतलब हुआ? इन दोनों के बीच की आई। ना तो ये सिंगल बॉन्ड कहा जा सकता है यहां पर, और ना ही इसको ओरिजिनल डबल बॉन्ड कहा जा सकता है, ठीक। अब एक समस्या ये तैयार हुई कि आखिरकार अगर ये ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तो आखिर बेंजीन के अंदर हो क्या रहा है? तो ये बात सामने आई कि बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड हैं वो क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक। इसलिए कहीं पर भी जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअल नहीं आ रही, ना सिंगल बॉन्ड की तरह आ रही, ना डबल बॉन्ड की तरह आ रही, ठीक। अब ये इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी लगाया गया। एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा? एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लिया गया जिसको हम कहते हैं एथिलीन, और इसकी रिएक्शन कराई गई Br2 से, वाटर, Br2 एक्वस लिया गया, वाटर का सॉल्यूशन लिया गया इसका, जिसका कलर होता है ऑरेंज। जिसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। कुछ लोग इसको रेड कलर का मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कलर होता है ब्रोमीन वाटर का वो ऑरेंज होता है। जब इसकी रिएक्शन होती है एथिलीन के साथ में, तो देखो क्या होता है कि ये पोलराइज हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, ठीक। ये अपने पोल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पोल में जब डिवाइड होगा तो एक प्लस बन जाएगा और एक माइनस बन जाएगा, तो मतलब एक कार्बोकैटायन बन जाएगा और एक कार्बो एनायन बन जाएगा। अभी केवल आप लोग समझ लो, ये सारी रिएक्शन बाद में आएंगे तो बढ़िया से अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बना आपका प्रोडक्ट, और जो यहाँ ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर यहां पर हो गया डिसअपियर।
कलर यहां पर खत्म। अब यहां पर ये बिल्कुल व्हाइट आपको दिखने लगा, जो आपका कंपाउंड बना। और ये जो रिएक्शन होती है वो एक और मैं बता देता हूं आपको, एक वो टेस्ट ट्यूब में होती है। इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर ब्रोमीन वाटर लिया जाता है और यहां डाली जाती है CH2। तो यहां पर क्या होता है कि कलर जो है इसका डिसअपेयर हो जाता है। ये ऑरेंज कलर है, और यहां पर जब इसका कलर डिसअपेयर हो जाता है तो ये ऐसा ही दिखता है। ठीक, कलर डिसअपेयर, चला जाता है कलर। ठीक, और रिएक्शन आपको हो जाती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। दोनों तरफ Br लग जाते हैं, ब्रोमीन लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब यही रिएक्शन आपकी बेंजीन के साथ कराई जाती है, ध्यान से समझिएगा, अब आया है पॉइंट समझने वाला। जब यही रिएक्शन बेंजीन के साथ कराई जाती है, Br2 ऑरेंज, Br2 ऑरेंज, जब Br2 ऑरेंज के साथ इसकी भी रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? इसलिए कहते हैं, रिसर्च आई बाद में और ये बताया गया कि ये इसलिए ऐसा नहीं होता है कि पहला पॉइंट, बेंजीन हैव नॉट ओरिजिनल डबल बॉन्ड। अगर ये ओरिजिनल डबल बॉन्ड रखती, जिसकी डिस्टेंस हमने बताई आपको 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो ये इस प्रकार की रिएक्शन ये भी देती। लेकिन कहा गया कि बेंजीन हैव नॉट ओरिजिनल डबल बॉन्ड, कुछ बीच का ऑर्डर है इसके पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, लेकिन डबल बॉन्ड भर से बात नहीं बनेगी कि आपके पास में भाई ओरिजिनल डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड तो है, कुछ तो है, डबल बॉन्ड है ना। रिएक्शन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था, पूरा नहीं, पूरी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ तो होता। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कारण दे आर पोलराइज, और ये पोलराइज नहीं होती। बेंजीन रिंग, जब केवल बेंजीन रहेगी, बेंजीन रिंग नॉट पोलराइज्ड, बेंजीन रिंग पोलराइज्ड नहीं होती। अच्छा, अब ये नई बात आ गई, पोलराइज नहीं होती तो व्हाई, क्यों ये पोलराइज नहीं होती? तो उसके लिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि क्या कारण है कि पोलराइज नहीं होती है। इसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कार्बन के वो इस प्रकार से सिस्टम में व्यवस्थित रहते हैं, और ये ऊपर के डीलोकेलाइजेशन में रहते हैं, और ये नीचे के एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन के जो ऑर्बिटल रहते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में डीलोकेलाइज होते रहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, डीलोकेलाइजेशन होता है। ठीक, नीचे का नीचे में रहते हैं और ऊपर का ऊपर में रहते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर जगह आपको केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ना है, तो अभी से मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके कारण, ये डीलोकेलाइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, लेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सो
they are not so polarization of bond। सॉल्व हो गया मामला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देती है। नोट करो सब कुछ, फटाक से नोट करो। कितना हुआ?